अच्छा, इसमें एक सवाल नहीं है, दो सवाल है। एक उसने दो सिचुएशन को करके किया है। तो पहले सवाल में देखें कि वो कहता है कि Condaco produced two products with the following cost and revenue per unit. सेल प्राइस उसने दे दी, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट तो हम वैसे नहीं लेते, और सेल डिमांड है। कहते देयर आर ओनली 7000 यूनिट्स। उसने खुद ही जब कह दिया ना ओनली, तो इसका मतलब है कि लगता है कि यही होगा लिमिटिंग फैक्टर। कहते देयर आर ओनली 7000 मशीन आवर्स अवेलेबल एंड प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 4 machine hours per unit and product B require 1। अगर हम इस हिसाब से भी देखें, ऊपर लिखी हुई है जो सेल डिमांड है, ए की 2000 है और बी की 3000। अगर इस हिसाब से हम देखें, ए की 2000 है और एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे लगते हैं, 8000 घंटे तो इसके लिए रिक्वायर्ड है सिर्फ, और बी के लिए 3000 और 1 घंटा इसका लगता है। तो जो रिक्वायर्ड है टोटल 11000 आवर्स और अवेलेबल कितने हैं 7000। जो पहला स्टेप होता है ना आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, वो तो हो गया। ओके होगी बात। नेक्स्ट आगे चलते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि उसको दो तरह से, एक वो लिमिटिंग फैक्टर के तरीके से करता है, फिर दूसरा करता है मेक और बाय से। दोनों अप्रोच से कर रहा है ये सवाल। जो क्वेश्चन नंबर 14 है, पहले लिमिटिंग फैक्टर के तरीके से कर रहा है, फिर वो मेक और बाय के तरीके से कर रहा है। तो पहले हम अगर लिमिटिंग फैक्टर से करते हैं, लिमिटिंग फैक्टर का प्रोसीजर क्या है? अगर हम लिमिटिंग फैक्टर से करते हैं तो सबसे पहले क्या चीज फाइंड करते हैं? स्टेप याद है? पहले आइडेंटिफाई करते हैं लिमिटिंग फैक्टर, वो हो चुका है। फिर उसके बाद हम फाइंड करते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऐसा ही है ना? फिर कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, फिर उसके बाद हम रैंक करते हैं। यही तरीकाकार हमारा है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, ए और बी। हमारे पास सेल प्राइस पर यूनिट गिवन है। हाँ जी जनाब, सेल प्राइस पर यूनिट है 20 और 10। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो हमारे पास है जनाब 8 और 6। फिक्स्ड कॉस्ट हमने लेनी ही नहीं, फिक्स्ड कॉस्ट हमने नहीं लेनी। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जी जनाब 20 में से 8 माइनस कर दिए 12, और 10 में से 6 माइनस कर दिए 4। ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। हमें चाहिए होता है कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर। तो पहले तो लिमिटिंग फैक्टर लिखते हैं ना। लिमिटिंग फैक्टर है क्या? एक यूनिट बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए और एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, ये बात तो पता है ना? लिमिटिंग फैक्टर जो पहली 7 एग्जांपल आपने किए। हाँ जी, करें जरा डिवाइड। इसको इस पे डिवाइड कर दे, इसको इस पे। 3 और 4। जरा अब रैंकिंग करने जा रहे हैं अनस भाई, चेक करना जरा। कंट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा होगा वो पहले बनाएंगे या जिसका कम होगा वो पहले बनाएंगे? कंट्रीब्यूशन जिसका ज्यादा होगा वो पहले बनाएंगे या जिसका कम होगा वो पहले बनाएंगे? अनस भाई
जी। तो जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका रैंक 1, और जिसका कम कंट्रीब्यूशन है उसका रैंक 2। जिसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन है उसका रैंक 1, और जिसका कम कंट्रीब्यूशन है उसका रैंक 2। यहां पर हम बाहर से नहीं खरीदते, लिमिटिंग फैक्टर में जितने हमारे बन सकते हैं वो बना लेते हैं, बाकी ड्रॉप कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले बी के यूनिट बनाएंगे। हमारे पास टोटल 7000 घंटे अवेलेबल है। पहले बी के यूनिट बनाएंगे, 3000 यूनिट उसके बनते हैं, और एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा चाहिए। इसका मतलब हम इसके 3000 यूनिट बनाएंगे। और कितने घंटे कंज्यूम हो गए, कितने घंटे कंज्यूम हो गए, 3000 घंटे कंज्यूम हो गए। यहां पर हम लिख लेते हैं आवर्स, और यहां पर लिख लेते हैं यूनिट। यूनिट हमने 3000 बनाए, 7000 टोटल अवेलेबल थे हमारे पास, 3000 कंप्लीट हो गए, बाकी हमारे पास 4000 घंटे बच गए। तो बताएं जनाब, ए के कितने यूनिट हम बना सकते हैं। एक यूनिट पे 4 घंटे लगते हैं, तो डिवाइड कर देंगे 4 पे। 1000 आवर्स इस, सॉरी 1000 यूनिट इसके बन सकते हैं। तो 1000 यूनिट, एक यूनिट पे 4 घंटे, तो 4000 घंटे भी यूटिलाइज हो गए, 1000 यूनिट बनेगा, इसके 3000 यूनिट बनेंगे, हो गए 4000 पूरे। अब आई कैप ने अपनी किताब में इसका कंट्रीब्यूशन भी निकाला हुआ है, तो आगे फर्दर अगर आप इसका कंट्रीब्यूशन निकालना चाहते हैं तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दे, आपका टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। यानी अगर उसने कंट्रीब्यूशन निकाला हुआ है या पेपर में उसका कंट्रीब्यूशन टोटल पूछा जाए तो निकाल ले। अभी के तो मसला ही नहीं है, अभी तो हमने कंट्रीब्यूशन फाइंड किया है। कंट्रीब्यूशन ये है, ये 12 रुपए और 4 रुपए पर यूनिट, क्योंकि जब यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यूनिट का कंट्रीब्यूशन चाहिए। इसका 4 रुपए है, इसका 12 रुपए है। इस तरह ये हमारा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आएगा। इसके अलावा अगर हम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं ना तो कंट्रीब्यूशन इतना नहीं आता। ओके की बात जी। आगे चले, अगर ये बात समझ में लगी तो फिर आगे चले। फिर नेक्स्ट इसी को वो मेक और बाय किस तरीके से भी करता है। मेक और बाय के स्टेप कौन बताएगा, माइक ऑन करके। अगर इस सवाल में आप चलते हैं आगे, यहां से आगे पढ़े, ये ऊपर वाला सवाल यहां तक है जो हमने हल किया है ना, वो यहां तक है। ये सवाल आपका हल हो गया है। अब हम यहां से पढ़ेंगे, ये आगे सवाल की फर्दर रिक्वायरमेंट है, इस वजह से शायद आपको ये सवाल परेशान भी कर रहा था। ये चीज, ये रिक्वायरमेंट है। कहते हैं नो अज्यूम दैट ऑल द डाटा इज द सेम except we are able to subcontract the product for an additional variable cost। additional variable cost जो हम फाइंड करते हैं, कुछ स्टेप उसने खुद फाइंड करके दे दिए। उसने हमें डायरेक्ट एडिशनल कॉस्ट, मतलब वो जो डिफरेंस है वो माइनस करके दे दिया। कहता है ए के लिए 1 है और बी के लिए 0.5 है, और हमें यही चाहिए होता है, ए बी एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट पर यूनिट में उससे क्या कह रहा है कि ए के लिए 1 है और बी के लिए 0.5। ओके की बात, हम फाइंड करेंगे, और लिमिटिंग फैक्टर हमारे पास है
ए का 4 और बी का 1। ये तो पता है ना, 4 घंटे मशीन ए के पर यूनिट है और 1 घंटा मशीन बी का। अब एडिशनल कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर, एडिशनल कॉस्ट पर लिमिटिंग फैक्टर। हाँ जी, 1 को 4 पे डिवाइड करो 0.25 और 0.5 को 1 पे डिवाइड किया तो 0.5। गॉट इट? हाँ जी, अब करेंगे हम रैंकिंग। तो मुझे बताएं किसकी पहले रैंकिंग होगी, जिस पे कम कॉस्ट एडिशनल पड़ रही होगी, जिस पे ज्यादा कॉस्ट पड़ रही होगी। जी जनाब, तो हमारी रैंकिंग के हिसाब से ए पहले आएगा क्योंकि उसमें 0.25 है, और बी बाद में आएगा। ए पहले आएगा और बी बाद में आएगा, क्योंकि अब हमने किसको देखना है, जिसपे हमें कम कॉस्ट पड़ रही है। ऐसा ही है ना जी। अब इसमें उसने क्या किया, वो कहता है कि वैसे तो ये आउटसोर्सिंग की उसने बता दी है प्रायोरिटी, कि आप पहले ए को आउटसोर्स कर लें फिर बी को आउटसोर्स कर लें, और अगर हम कॉस्ट सेविंग के हिसाब से देखें तो फिर प्रायोरिटी उल्टी हो जाती है। और उसने ये एग्जांपल ऐसे ही लिया है कि अगर हम पहले ए को बनाएंगे, क्योंकि बी तो पहले ही बी के लिहाज से तो हम देख चुके हैं। वो कहता है पहले अगर हम ए को बनाएंगे और फिर बी की तरफ जाएं तो ए के कितने यूनिट बन सकते हैं। अगर हम देखें कि आपके पास टोटल 7000 घंटे अवेलेबल हैं और एक यूनिट को बनाने के लिए 4 घंटे चाहिए, तो अगर हम सारे का सारा ए बनाना भी चाहें तो उसका 1750 यूनिट बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? 1750। क्योंकि अगर आप 7000 टोटल यूनिट्स अवेलेबल हैं और अगर सारे के सारे ए भी बनाना चाहें तो कितने बन सकते हैं? 1750। क्योंकि 1750 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 7000 बन जाते हैं। इसका मतलब है कि आपको अगर आउटसोर्स करने पड़े तो 250 तो ए के आउटसोर्स करने पड़ेंगे और बी के सारे यूनिट आउटसोर्स करने पड़ेंगे, जितने भी 3000 घंटे चाहिए। ये सिर्फ उसने एग्जांपल की हद तक समझाने की कोशिश की है। अदरवाइज अगर हम रैंकिंग देखें, मैन्युफैक्चरिंग की रैंकिंग देखें, तो बी की पहले नंबर पर बन रही है क्योंकि हम उसमें कॉस्ट सेविंग देखते हैं। तो ये सिर्फ समझाने के लिए कि एक अगर सारे का सारा मैन्युफैक्चर करते हो तो ए 1750 हो सकता है और इसके भी 250 यूनिट आपको खरीदने पड़ेंगे और 3000 यूनिट वो सारे के सारे, क्योंकि 7000 टोटल यूनिट यूटिलाइज हो गए। अगर आप बुक को देखकर बैलेंस करने की कोशिश करोगे तो वो इस तरह से वर्क करेगा। ओके होगी बात? हाँ जी जनाब, तो फिर थोड़ा आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो डिसीजन आता है, बल्कि नेक्स्ट आप हेडिंग दे लें, थोड़ा सा हम बेहतर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, फिर जो छोटे मोटे अगर कोई कॉन्सेप्ट रह जाएंगे तो वो उनको देख लेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि कोई नॉन करंट एसेट, कोई इक्विपमेंट या प्लांट कोई इक्विपमेंट या प्लांट
उसको रिप्लेस करना है या बाहर से यूनिट बनवा लेने हैं, रिप्लेसमेंट या आउटसोर्स करना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जो प्लांट एंड मशीनरी इस्तेमाल करते हैं ना बनाने के लिए, प्लांट एंड मशीनरी, अब वो पुरानी हो गई है, तो या तो हम उसको नई खरीद लें, रिप्लेस कर लें, आगे जाकर आप पढ़ोगे या उसको रिपेयर करवा लें या बाहर से यूनिट बनवा लें, आउटसोर्स कर लें। हमारे सिलेबस में रिपेयर तो मैंने नहीं देखा अभी, अगर आ भी गया तो मैं समझा दूंगा क्वेश्चन करते वक्त, अगर कोई सिचुएशन सामने आ गई तो मैं करवा दूंगा। अदरवाइज ये न्यू परचेज है और आउटसोर्स है। हम देखेंगे कि अगर हमें इसमें भी आपने देखना है कि अगर ओवरऑल कॉस्ट पर यूनिट, हम देख लेंगे अपनी कॉस्ट पर यूनिट, अगर हमें कॉस्ट पर यूनिट यहां पर कम पड़ी तो हम इसको ओके करेंगे कि भाई नया एसेट खरीद लें। इसमें क्या क्या होगा? मटेरियल प्लस लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड प्लस डेप्रिसिएशन। इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल होंगी? मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, डेप्रिसिएशन नए एसेट की, डेप्रिसिएशन नए एसेट की पर यूनिट। और आउटसोर्स में क्या आएगा? परचेज प्राइस, जिस पे हमें कम वैल्यू पड़ेगी हम वो काम कर लेंगे। ओके होगी बात? आज मेरी कोशिश तो यही है कि ये दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे रहते हैं, मैं कहता हूं कि इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम अपने एग्जांपल्स पर जाएं। अगर ये एक भी कॉन्सेप्ट होता है कि जो अभी हम करने लगे हैं तो फिर भी आप लोगों ने अपने एग्जांपल्स पे जाना है, मतलब वो कंप्रीहेंसिव एग्जांपल पे, ताकि हम मेन पास पेपर के सवाल करें, उसके अंदर कोई कॉन्सेप्ट आता जाएगा तो वो मैं बताता जाऊंगा। ठीक है जनाब, ये एक शट डाउन पॉइंट है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये कल बता दूंगा मैं आपको। दूसरा है कि ये जॉइंट प्रोडक्ट फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ये भी कल डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर आ गए क्योंकि ये बड़ा कॉन्सेप्ट है इसमें, और इसकी एग्जांपल नंबर 18 है। सवाल पढ़ते हैं जनाब बड़े ध्यान से, और अब आपने बेसिक एग्जांपल कोई भी नहीं करनी, वो जो भी है वो मैं करवाऊंगा, आपने डायरेक्ट कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन पे जाना है कल से ही। नो डाउट आपको भी परेशानी तो है कि ज़्यादा काम हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं आपके, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि डिसीजन मेकिंग पर मज़ीद हम 5 दिन और लगाएं। कैसे? 20 सवाल है कंप्रीहेंसिव एग्जाम्पल, रोज़ाना के 4 सवाल, तो इस तरह से आपका एक तो ये यानी टॉपिक भी तैयार हो जाएगा, और इसमें से मिनिमम मिनिमम 25 नंबर कवर होंगे, मिनिमम, इससे ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं, मिनिमम 25 मार्क्स का पेपर कवर होता है। लास्ट टाइम बुजुर्ग कहते हैं 45 मार्क्स का है, यानी शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से, लेकिन उसमें मिक्स था, रेलिवेंट कॉस्टिंग, सीवीपी एनालिसिस, और ये 45 नंबर। जी जी बिस्मिल्लाह करते हैं। डेसिमल वर्ल्ड लिमिटेड मैन्युफैक्चर एंड सेल्स इन सर्किट बोर्ड एंड important part of the modem. The present cost of the manufacture a CB is as follow. Material, labor, overhead, fixed overhead को तो छोड़ देना, ये जो जर्नल ओवरहेड्स होते हैं ये तो हम नहीं लेते होते डिसीजन मेकिंग के अंदर। टोटल कॉस्ट पर यूनिट 795, ये हमारा काम है ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स 400,000 यूनिट्स एनुअली, द इक्विपमेंट बी The equipment being used for manufacturing CB has worn out completely. कहता है जो इक्विपमेंट आप इस्तेमाल कर रहे हो ना वो completely and required replacement. The company is presently considering the following option. लो जनाब ये आपकी डिसीजन मेकिंग आ गई।
परचेज न्यू इक्विपमेंट विच कॉस्ट 240 million एंड हैव अ यूजफुल लाइफ 6 year। 240 million कॉस्ट है, 6 साल लाइफ है, नो सैल्वेज वैल्यू। द कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन बेसिस मेथड डेप्रिसिएशन। द न्यू इक्विपमेंट हैज कैपेसिटी 600,000 यूनिट्स पर ईयर। It is expected that the new equipment would reduce direct labor and variable cost 20%। लो जनाब, एक तो फायदा हो गया कि आपकी जो कॉस्ट है ना वेरिएबल लेबर की और ओवरहेड की, वो 20% कम हो जाएगी। परचेज फ्रॉम एक्सटर्नल सप्लायर इज 730 पर यूनिट अंडर 2 years एग्रीमेंट। कहते 2 सालों के एग्रीमेंट में ना आपको बाहर से 730 रुपए का यूनिट पड़ सकता है। द जनरल ओवरहेड रिमेन कांस्टेंट इन ईच केसेस। आपको पता है कि अगर ये कांस्टेंट रहते हैं तो हम इसको डिसीजन मेकिंग में नहीं लेते। अगर कोई इंक्रीमेंटल होता, वो ये कह देता कि 5 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट आपकी फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ रही है, तो वो ले लेते। अब उसने 2 सिचुएशन बताई हैं। कहता पहली सिचुएशन बताओ कि अगर हर साल हम 4000 यूनिट बनाएं, सॉरी 4 लाख यूनिट बनाएं, तो रिकमेंड करो कि क्या है, और अगर हम 6000 यूनिट बनाएं तो आपकी रिकमेंडेशन क्या। मतलब उसने हमसे 2 तरह के सवाल पूछे हैं, 4 लाख की रिकमेंडेशन और 6 लाख की रिकमेंडेशन। सवाल हमारा ये है जी जनाब, सबसे पहले हम देखते हैं ऑप्शन कि अगर हम 4 लाख यूनिट बनाते हैं, ठीक है, खुद बनाएं तो क्या कॉस्ट पड़ेगी और बाय करेंगे तो क्या कॉस्ट। खुद बनाते हैं तो हमें मटेरियल खरीदना पड़ेगा पर यूनिट, जो कि उसने खुद ही कह दिया है 440 है। डन। लेबर जी, लेबर है 210 मल्टीप्लाइड बाय 80%। 20% कम हो जानी है लेबर, 20% कम हो जानी है, तो 210 का 80% बताएगा कोई, क्या आ रहा है? 168। 168। ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड है 55 और ये भी हमारे 80% लेंगे, इसका कितना आएगा? 44। 55 का 80, 44। उसके बाद इसके अंदर डेप्रिसिएशन भी आएगी नए एसेट की। डेप्रिसिएशन पर यूनिट लेनी है हमने, पहले हम निकाल लेते हैं। हमारे पास 2,40,000 है, एसेट की कॉस्ट है 240 मिलियन, डिवाइडेड बाय 6, कितनी डेप्रिसिएशन आ गई? 240 मिलियन डिवाइड बाय 6, 40 million। 40 मिलियन। इसको डिवाइड कर देंगे 4 लाख में, क्योंकि 4 लाख यूनिट ये जो है हमें चाहिए होता है पर यूनिट डेप्रिसिएशन, ऊपर सारी वैल्यू पर यूनिट है। तो एक यूनिट पर एसेट की कॉस्ट कितनी रिकवर होगी हमें, एक यूनिट के बदले एसेट की कॉस्ट हमें कितनी रिकवर हो सकती है? 3 3 ये 2 कैंसिल, 100। 100। लो जनाब, ये हमारी आ जाएगी टोटल कॉस्ट पर यूनिट। जनरल ओवरहेड हमने नहीं लेने अगर इंक्रीमेंटल नहीं है तो। टोटल कॉस्ट पर यूनिट प्लस कर लें 752। 752, और हमें मार्केट से कितने पे मिल रहा था? सप्लायर से 730 का। लो जनाब, अगर आपने 4 लाख यूनिट बनाने हैं तो क्या रिकमेंडेशन है? सप्लायर से आउटसोर्स कर ले या खुद बना ले? खुद बनाते हैं, कॉस्ट पर यूनिट पड़ रही है 752, सप्लायर से खरीदते हैं तो कॉस्ट में पड़ रही है 730। तो ये रिकमेंडेशन होगी परचेज फ्रॉम सप्लायर। गॉट इट? अगर 6 लाख यूनिट बनाए जाते हैं तो परचेज फ्रॉम सप्लायर।
इसमें सबसे बड़ा रोल इसका होता है। पर यूनिट हम 1 यूनिट के बदले कॉस्ट 100 रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यादा यूनिट बनेंगे तो फिर पर यूनिट के ऊपर कम कॉस्ट आ जाएगी। तो दूसरी रिकमेंडेशन है कि अगर हम 6 लाख यूनिट बनाते हैं तो क्या होगा। सारा डाटा सेम, मेक बाय। मटेरियल तो उतना ही आएगा 440, लेबर भी उतनी ही आएगी 168, फिर वेरिएबल ओवरहेड भी उतने ही आएंगे 44, सिर्फ डेप्रिसिएशन चेंज हो जाएगी। डेप्रिसिएशन कैसे आएगी जनाब? अब 240 मिलियन डिवाइडेड बाय 6, वो हमारे पास आ जाएगा 40 मिलियन। अब 40 मिलियन को डिवाइड करेंगे 600,000 में, कितनी वैल्यू आ रही है, कोई बताएगा? 66.67 67 ही कर लो। अब इसका टोटल करके और चेक कर लो कि बाय करना है या मेक करना है। 440 प्लस 168 प्लस 44 प्लस 67, 719 719 और बाहर से हमें मिल रहा है 730। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी कैपेसिटी 6 लाख यूनिट की करते हैं तो तब प्लांट खरीद लें, बेहतर है। और अगर आप 4 लाख कैपेसिटी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर ना प्लांट खरीदें, फिर आप सप्लायर से खरीद लें, वो आपकी। तो इसमें रिकमेंडेशन होगी कि रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट इज मोर बेनिफिशियल। रिप्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट इज मोर बेनिफिशियल। क्लियर होगी बात? हाँ जी जनाब। तो ये एग्जांपल आप दोबारा एक दफा देख लीजिएगा। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके देखने की जरूरत है। आप काइंडली कल आपने एक्सप्लेन यानी कंप्रीहेंसिव एग्जांपल की तरफ जाना है, और इसको हम छोड़ नहीं सकते चैप्टर को किसी भी सूरत में। इसकी ना 4 एग्जांपल करनी है और हर हाल